हेलो दोस्तों, कंजर्वेशन एफर्ट्स में आज हम पढ़ेंगे जी वल्चर्स की कंजर्वेशन। द पॉपुलेशन ऑफ वल्चर्स हैज डिक्लाइंड ड्रास्टिकली मेनली ड्यू टू द ड्रग डिक्लोफिनेस। डिक्लोफिनेस होता क्या ना कि हम अपने जानवरों को, कैटल को, गाय भैंसों को डिक्लोफिनेस ड्रग देते थे, जो कि क्या होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी। भी उनको जलन या दर्द वगैरह हो रही हो तो उसको कम करने के लिए ये दवाई उनको दी जाती थी। तो ये जब ये पशु मर जाते थे, कैटल डाई कर जाते थे, तो गिद्ध उनको खाते थे। तो अब ये वाली डिक्लोफिनेस वल्चर्स के अंदर चली गई, तो वल्चर्स इनको पचा नहीं पाते, इनको ब्रेक डाउन नहीं कर पाते थे। तो इनकी किडनियों में ये दवाई फंसने के कारण, किडनी फेलियर के कारण वल्चर्स मरने लग गए और काफी विलुप्त होने की कगार पर है। ये काफी कम हो गए हैं एकदम। तो आपको पता है कि वल्चर्स डेड एनिमल्स को खाते हैं, इसलिए हमारे वातावरण को साफ करते हैं। धीरे धीरे पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये टॉपिक, इसमें से क्वेश्चन आ जाएंगे। डिक्लोफेनेक इज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग दैट इज यूज्ड टू रिड्यूस इन्फ्लेशन एंड पेन। दिस ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड टू कैटल और एनिमल्स। ठीक है जी, इनको दी जाती थी। व्हेन कैटल डाई, वल्चर्स फीड ऑन डेड कैटल और कैरकस। कैरकस मतलब उनके डेड बॉडी। Thus, diclofenac enters into the body of vultures from the dead cattle. Vultures ने डेड कैटल को खाया तो इनके अंदर भी क्या है, डिक्लोफिनेक आ गई। अब डिक्लोफिनेक क्योंकि हम केमिकल कंपाउंड है, नेचुरल रूप से अगर नहीं होता तो इसके अपने साइड इफेक्ट होंगे। वल्चर्स कैन नॉट ब्रेक डाउन द डिक्लोफिनेक केमिकल। वल्चर इसको ब्रेक डाउन नहीं कर पाते, इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो फिर क्या होता है, सो दे डाई ड्यू टू किडनी फेलियर। किडनी फेलियर होने के कारण वो मर जाते थे। सिंस अब वल्चर की इंपॉर्टेंस देखते हैं। वल्चर्स क्या है, दे आर टॉप प्रीडेटर्स। जब फूड चेन आप देखोगे तो टॉप लेवल पर क्या है, वल्चर पाए जाते हैं। ठीक है जी। एंड दे क्लीन द एनवायरमेंट बाय फीडिंग ऑन डेड एनिमल्स। तो क्या करते हैं, मरे हुए जानवरों को खाकर हमारे एनवायरमेंट को साफ करते हैं। ठीक है जी। देखो, टॉप प्रीडेटर्स की वैल्यू ज्यादा होती है। आप जब फूड वेब को पढ़ोगे तो टॉप प्रीडेटर्स कम ही है हमारे पास होते, तो उनको आपने सिस्टम से हटा दिया तो फूड चेन और इकोसिस्टम वगैरह में क्या है, गड़बड़ी आ जाएगी। सो फूड चेन ऑफ इकोसिस्टम गेट डिस्टर्ब हो गए, रिजल्टिंग इनटू एडवर्स एनवायरमेंटल इशू। तो कई प्रकार के एनवायरमेंटल इशू आ गए। आप खुद ही सोच कर देखिए कि आपके आसपास कोई जानवर मरा पड़ा है तो उसको गिद्ध नहीं खा रहे, तो वो धीरे धीरे ना सड़ने लग जाएगा, बदबू मारेगा, बीमारियां पैदा होने के चांस रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण देखते हैं। इट हैज बीन फाउंड दैट डॉग बाइट्स और अटैक ऑन ह्यूमन बाय डॉग्स हैव इंक्रीज्ड बिकॉज, देखो, बिकॉज क्योंकि ये देखा गया कि इंसानों के ऊपर डॉग बाइट, है ना, कुत्ते का काटना, है ना, और ह्यूमन के ऊपर अटैक करने लग गए। जो आवारा कुत्ते होते हैं एक्चुअली, अब क्योंकि डेड एनिमल पड़े हैं तो आवारा कुत्तों ने मरे हुए जानवरों को खाना शुरू कर दिया। अब उनकी जबान पर मांस का टेस्ट आ गया। अब जहां भी वो मांस देखते हैं तो अटैक करते हैं। तो ये पाया गया कि जो आवारा कुत्ते हैं उनके द्वारा इंसानों को काटना बढ़ गया। Because stray dogs are developing habit of eating dead animals, तो वो डेड एनिमल्स को खा रहे हैं तो उनको मीट खाने की भी आदत लग गई। ठीक है जी। एन अल्टरनेटिव टू डिक्लोफिनेक इज क्या है, मेलेक्सिकैम। इसको आपने याद रखना। डिक्लोफिनेक का अल्टरनेटिव क्या है, नई दवाई क्या है, मेलेक्सिकैम इज ए बेटर ऑप्शन। 100% तो ये भी अच्छी नहीं है, पर फिर भी डिक्लोफिनेक से अच्छी है। It shows good effect for treatment of livestock along with having reduced side effects. Livestock को भी फायदा देती है और साइड इफेक्ट भी इसके कम है। ठीक है जी। तो मतलब मैक्सिकैम बेटर हुई डिक्लोफिनेक से। ये लाइन देखना, चाहे सरकार ने वेटरनरी यूज ऑफ डिक्लोफिनेक बैन कर दिया, पर जो हम अपनी दर्द निवारक गोली खाते हैं, इंसान खाता है। आप जरा कभी भी नेक्स्ट टाइम दर्द निवारक गोली खरीदो ना मेडिकल स्टोर से, उसकी इंग्रेडिएंट पढ़ना,
तो उसमें डिक्लोफेनेक होता है, तो इसका मतलब सिस्टम में डिक्लोफेनेक आ रहा है और जनता ने क्या किया, इसी डिक्लोफेनेक को जानवरों को देना शुरू कर दिया। ऑल्दो इंडियन गवर्नमेंट हैज बैंड, मतलब पाबंदी लगा दी है, द वेटरनरी यूज ऑफ डिक्लोफेनेक, भी आप जानवरों पर डिक्लोफेनेक नहीं यूज कर सकते। जानवरों के लिए जो दवाइयां आती है उसमें डिक्लोफेनेक नहीं होना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली ह्यूमन फॉर्म ऑफ डिक्लोफेनेक फॉर ह्यूमन यूज, ठीक, इंसानों के लिए तो दर्द निवारक ये दवाई आ रही है अभी भी मार्केट में, तो जनता ने इसी को जानवरों के ऊपर भी उनको देना शुरू कर दिया। इज कॉन्टिन्यूसली बीइंग यूज्ड टू ट्रीट सिक कैटल, तो ये चल रहा है। अब जरा सोचो ऐसा क्यों चल रहा होगा। असल में क्या होता है कि जो हमारे पास अल्टरनेटिव होते हैं ना, वो इतने सस्ते नहीं होते, इतने इजीली अवेलेबल नहीं होते, तो बस जनता चाहती है जो पहले से चला आ रहा है, जो पास है उसी को यूज करो, जो सस्ता है उसी को यूज करो, एनवायरनमेंट के ऊपर इफेक्ट हो तो हो, हमें क्या, ये बात होती है। तो इसलिए चाहे रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो, चाहे बेटर एनवायरमेंटल ऑप्शंस की बात हो, तो आपने क्या करना है, उसको सस्ता भी बनाना है। सरकार को चाहिए कि इसके ऊपर अच्छी सब्सिडी दे। दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ डिक्लोफेनेक इज आल्सो वेरी चीप देन मेलेक्सिकैम। देखा मेन बात क्या है कि ये सस्ती है, मेलेक्सिकैम महंगी है। As we have discussed, vultures have very significant role to play in an ecosystem, ठीक है ना, हमने ये पढ़ लिया है। By eating dead animals, they help in cleaning the environment, ये हमने पढ़ा कि environment को क्लीन करते हैं। देखो, they also have significant role for the religious practice of पारसी community। पारसी community के लिए भी इनका अपना significance है। क्या है देख लेते हैं। They place their dead bodies at a high place called Tower of Silence। देखो उनके ना वहां पर रीत है, देखो कोई अपने मुर्दे को जलाते हैं, कोई दफनाते हैं। पारसी लोग क्या करते हैं, अपने मुर्दे को किसी ऊंची जगह पर रख देते हैं, ठीक, उसे कहते हैं टावर्स ऑफ साइलेंस, टावर ऑफ साइलेंस, सो दैट वल्चर्स कैन फीड अपॉन देम, ताकि उसको गिद्ध खा ले। तो अगर गिद्दी ना होंगे तो उनकी ये प्रथा भी अफेक्ट होगी। इसको याद कर लेना, टावर ऑफ साइलेंस जीएस में भी पूछा जा सकता है क्या है। फॉर कंजर्विंग वल्चर्स, अब हमने क्या क्या किया इसको कंजर्व करने के लिए। वल्चर सेफ्टी जोन्स, वल्चर के लिए एक पूरा एरिया निर्धारित कर देंगे कि ये इनका सेफ्टी जोन है। आर क्रिएटेड इन एरिया सराउंडिंग 150 किलोमीटर रेडियस ऑफ द कॉलोनीज ऑफ वल्चर्स, तो जहां जहां वल्चर्स पाए जाते हैं उसके आसपास 150 किलोमीटर तक के रेडियस को हम वल्चर सेफ्टी जोन कह देते हैं। ये सरकार कर रही है, ठीक है जी। तो आज ये चीजें आपने मेंस में लिखनी है कि वल्चर को बचाने के लिए क्या क्या एफर्ट्स किए जा रहे हैं, ठीक है जी। इन दिस जोन द वल्चर्स आर प्रोवाइडेड विद सेफ फूड, उनको ऐसा फूड दिया जाता है जिसमें हार्मफुल केमिकल ना हो, ठीक है जी। उनको क्या दिया जाता है, सेफ फूड, दैट इज विदाउट द यूज ऑफ केमिकल्स, केमिकल्स के बगैर वाला फूड। सो दैट नो डिक्लोफेनेक और अदर टॉक्सिक वेटरनरी ड्रग्स आर फाउंड इन द कार्कैसेस ऑफ द कैटल, भी कैटल के अंदर ये वाले केमिकल ना जाए, ताकि फिर वल्चर्स के अंदर भी ये वाले केमिकल ना जाए, ठीक है जी। सिमिलरली वल्चर रेस्टोरेंट्स, ये भी एक कंसेप्ट है। वल्चर रेस्टोरेंट, इसमें क्या होता है, आर फाउंड, जैसे हमारे लिए रेस्टोरेंट है उसी प्रकार वल्चर के लिए रेस्टोरेंट, ठीक है जी। इसमें क्या होता है, इन वल्चर रेस्टोरेंट्स वल्चर्स आर फेड बाय सर्विंग डिक्लोफेनेक फ्री कार्कैसेस ऑफ एनिमल्स और कैटल थ्रू स्पेशल रेस्टोरेंट, तो उनके लिए ऐसे रेस्टोरेंट बना दिए जाते हैं जहां पर उनको फूड दिया जाता है, डेड एनिमल वो दिए जाते हैं जिसमें डिक्लोफेनेक ना हो। देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज, तो लोकल कम्युनिटी का भी इन्वॉल्वमेंट होती है। कैसे, जब किसी का कोई पशु मर जाता है तो उसको वो इनको इन्फॉर्म कर देता है सरकारी डिपार्टमेंट के बंदों को, भी मेरा
कैटल मर गया, फिर सरकारी बंदे उस कैटल का टेस्ट करेंगे सैंपल लेकर, क्या उसमें डिक्लोफेनेक तो नहीं है। अगर डिक्लोफेनेक नहीं है तो फिर वो क्या करेंगे, लोकल कम्युनिटी के उस बंदे को मुआवजा देंगे, पैसे देंगे और उसका डेड बॉडी को वल्चर को खिलवाएंगे। तो वल्चर भी बच गए और लोकल पॉपुलेशन को पैसा भी मिल गया, दोनों तरफ फायदा। ऑन द डेथ ऑफ एनिमल पीपल इन्फॉर्म द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जनता इन्फॉर्म कर देती है, हाँ भी हमारा एनिमल डेथ कर गया है। द डिपार्टमेंटल ऑफिशियल्स टेस्ट द डेड एनिमल फॉर द प्रेजेंस ऑफ डिक्लोफेनेक ड्रग, तो उसको टेस्ट किया जाता है, कहीं इसमें दवाई तो नहीं है। अच्छा जी, इफ ऑफिशियल्स डोंट फाइंड डिक्लोफेनेक, हाँ भी ये वाली डिक्लोफेनेक नहीं है, द डिपार्टमेंट पेज मॉनिटरी बेनिफिट्स, ठीक, पैसे दिए जाते हैं किसको, टू द इन्फॉर्मर और ऑनर ऑफ द एनिमल, उसको पैसे दिए जाते हैं इन्फॉर्म करने वाले को या एनिमल के मालिक को। एंड ट्रांसपोर्ट द कार्कैसेस टू द वल्चर रेस्टोरेंट, तो फिर सरकारी बंदे उसको खुद एनिमल को ट्रांसपोर्ट करते हैं, वल्चर रेस्टोरेंट तक लेके जाते हैं। व्हेन एवर ए नेस्टिंग ऑफ वल्चर इज फाउंड, ये भी एक बात है, कभी भी जब वल्चर का नेस्ट हमें मिला, देखो जी वहां पर इनका घोंसला है, वहां पर ये रह रहे हैं, तो फिर क्या होता है, कंजर्वेशन मेजर्स आर प्रोवाइडेड विदाउट एनी डिले, बिना किसी देरी के वहां पर कंजर्वेशन मेजर प्रोवाइड किए जाते हैं। दीज मेजर्स इंक्लूड, कौन कौन से मेजर है देखो, प्रोवाइडिंग सेफ मीन केमिकल फ्री फूड नियर द नेस्टिंग एरिया, जहां पर उनका घोंसला है उसके आसपास उनको डिक्लोफेनेक फ्री या केमिकल फ्री भी, जिसमें ऐसा भोजन जिसमें ये वाले केमिकल ना हो, वो प्रोवाइड किए जाते हैं। एंड अदर काइंड ऑफ कांस्टेंट प्रोटेक्शन फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस, ठीक है ना, ताकि इनको और कोई डिस्टर्बेंस ना हो, वैसी प्रोटेक्शन भी दी जाती है। कैसी हो सकती है, हाँ भाई इस एरिया में अधिक ह्यूमन इंटरफेरेंस ना हो, ये जो पेड़ पौधे हैं ये ना काटे जाए क्योंकि इसमें इनके घोंसले हैं। वल्चर ब्रीडिंग एंड कंजर्वेशन सेंटर्स आर आल्सो बीइंग एस्टेब्लिश्ड फॉर हैविंग फोकस्ड एंड स्पेशलाइज्ड कंजर्वेशन, तो इनके लिए प्रजनन वाले, यहाँ पर इनके जो अंडे वगैरह है उसको संभाल कर रखा जाए, ठीक, और ओवरऑल इनके लिए कंजर्वेशन सेंटर भी बनाए जा रहे हैं। तो जो जो ये लाइनें मैं अंडरलाइन कर रहा हूं इसको आपने नोट के रूप में बार बार पढ़ लेना है। देखो जी, वी हैव ब्रीडिंग सेंटर्स एट, कहां कहां ब्रीडिंग सेंटर है, ये प्री में क्वेश्चन आ सकता है, पिंजौर हरियाणा। इस क्वेश्चन को एग्जामिनर कई तरीके से पूछ सकता है, पिंजौर कहाँ है, क्योंकि पिंजौर में ब्रीडिंग सेंटर है इसलिए पिंजौर इंपॉर्टेंट है, पिंजौर हरियाणा में है। रानी गुवाहाटी में, बक्सा वेस्ट बंगाल में, तो जहां जहां पर ब्रीडिंग सेंटर है। और मलेक्सिकैम इज बीइंग प्रमोटेड टू रिप्लेस वेटरनरी डिक्लोफिनेंस, तो मलेक्सिकैम को भी सरकार प्रमोट कर रही है सब्सिडी वगैरह देकर। ए नेशनल एक्शन प्लान इज फॉर्मुलेटेड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वल्चर्स, तो इसके लिए एक प्लान भी बनाया गया है पूरे नेशनल लेवल पर। प्लान प्रोवाइड्स फॉर वेरियस स्ट्रेटेजीज एंड एक्शन प्लान्स फॉर वल्चर कंजर्वेशन, तो इसके अंदर सब कुछ मेन स्ट्रेटेजी वगैरह कैसे कैसे हमने वल्चर को कंजर्व करना है वो सब बताई गई है, तय की गई है। वल्चर सेफ्टी जोन्स एंड रेस्टोरेंट साइट्स आर क्रिएटेड, उनके लिए सेफ्टी जोन, ये एरिया, ठीक है जी। कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर्स, ये भी है कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर मतलब जो साइंटिस्ट हैं, सरकार है, ये क्या करते हैं, अपने से जो बचे कुचे हमारे वल्चर्स हैं उनको लेकर उनकी ब्रीडिंग प्रजनन करवाती है ताकि और इनके बच्चे पैदा हो। हियर हेल्दी बर्ड्स फ्रॉम द वाइल्ड इज टेकन एंड कैप्टिव ब्रीडिंग इज डन, ठीक है जी। प्रॉपर केयर इज गिवन फॉर द ऑफस्प्रिंग, जो बच्चा पैदा हुआ उसकी केयर की जाती है भाई साहब ताकि ये पले बढ़े, एंड देयर आफ्टर रिलीज्ड इन फ्यूचर वेयर दे हैव सफिशिएंट व्हेन दे हैव सफिशिएंटली डेवलप्ड, तो जब अच्छा खासा वो बड़ा हो जाता है तो उसको रिलीज कर दिया जाता है, ठीक है जी। इन कैप्टिव ब्रीडिंग मेंबर्स ऑफ वाइल्ड स्पीसीज आर कैप्चर्ड देन ब्रेड एंड रेज्ड इन ए स्पेशल फैसिलिटी अंडर द केयर ऑफ स्पेशलिस्ट, तो स्पेशलिस्ट क्या करते हैं,
इनका प्रजनन करवाते हैं, इनको पालते हैं और बाद में छोड़ देते हैं। अवेयरनेस जनरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आम जनता को जागरूक करो कि आप डिक्लोफेनेक का यूज कम करो। अवेयरनेस जनरेशन एक्टिविटीज आर आल्सो ऑर्गेनाइज्ड, तो ये काम भी किया जा रहा है। ठीक है जी, तो कल्चर वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ लेना है इसको ध्यान से। आगे है जी सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट, कि हमने अपने हिमालय को सिक्योर करना है, उसको बचाना है, ये बात हुई। द प्रोजेक्ट एम्स एट कंजर्वेशन ऑफ स्नो लिपर्ड बाय प्रोटेक्टिंग देयर हैबिटेट्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बी सिक्योर हिमालय किस स्पीसीज को फोकस करते हुए बनाया गया है, सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट? तो क्योंकि हिमालय में बर्फीले एरिया में स्नो लिपर्ड रहता है, तो हमने कहा कि हम हिमालय वाला ये एरिया कंजर्व करेंगे ताकि स्नो लिपर्ड का हैबिटेट भी प्रोटेक्ट हो जाए और स्नो लिपर्ड भी क्या हो, कंजर्व हो जाए। ठीक, बाय प्रोटेक्टिंग देयर हैबिटेट, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, देख लेनी आपने। अच्छा जी, इट आल्सो फोकसेस ऑन इंप्रूविंग द इकोलॉजी ऑफ द हिमालयन रेंजेस एंड कम्युनिटीज ऑफ दीज माउंटेन रेंजेस एरियाज। ठीक, उस एरिया की इकोलॉजी के ऊपर भी फोकस करना है, डिस्टर्बेंस ना हो, नेचुरल जो वहां का ताना बाना है बना रहे, और वहां की कम्युनिटी के ऊपर भी फोकस करना है। ठीक, क्योंकि जो वहां की उस एरिया में रह रही कम्युनिटीज हैं, उन्होंने क्या है, एक हिसाब से कुदरत के साथ बैलेंस बना के चलती हैं, तो इन सब चीजों के ऊपर फोकस करना है, कम्युनिटी के ऊपर भी फोकस करना है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, क्या सिर्फ स्नो लिपर्ड? नहीं, इकोलॉजी और कम्युनिटी के ऊपर भी फोकस करना है। अच्छा जी, आगे है जी प्रोजेक्ट सी टर्टल, समुद्र का कछुआ, उसके ऊपर प्रोजेक्ट है, किसको एम करता है जी? इट एम्स एट कंजर्वेशन ऑफ ऑलिव रिडली टर्टल्स, ऑलिव रिडली टर्टल्स, इसकी कंजर्वेशन करनी है, एंड अदर एंडेंजर्ड मरीन टर्टल्स, तो जो थोड़े खतरे में है उनको भी कंजर्व करना है। तो मेनली किसको? ऑलिव रिडली टर्टल्स। तो जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं ना, तो ये वाली लाइन तो आप ना हर साल ही पढ़ोगे। ऑलिव रिडली टर्टल आ गए उड़ीसा कोस्ट पर, उन्होंने अंडे दे दिए, वो चले गए, तो इसके साथ रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी है वो आपने जरूर पढ़नी है, पढ़ेंगे हम, आपने याद भी रखना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। द ऑलिव रिडली टर्टल, सी टर्टल, कॉमनली है ना, आल्सो कॉल्ड एज पैसिफिक रिडली सी टर्टल, इसको पैसिफिक रिडली सी टर्टल भी कहते हैं, क्योंकि ये पैसिफिक भूमध्य रेखा के आसपास वाला एरिया है, उस एरिया में ज्यादा पाए जाते हैं, पैसिफिक समुद्र में, प्रशांत महासागर में। इज ए स्पीसीज ऑफ टर्टल, इट इज द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल सी टर्टल्स फाउंड इन द वर्ल्ड, तो समुद्र में पाए जाने वाले जितने भी कछुए हैं उनमें से सबसे ज्यादा कौन से पाए जाते हैं? ऑलिव रिडली सी टर्टल्स, ये इंपॉर्टेंट बात होगी। देखो होता क्या है ना, हम जब यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो हम नॉवल की तरह चीजों को नहीं पढ़ सकते अपने इंटरेस्ट के लिए, हमने एक एक लाइन से चीजें उठानी है, पर कुछ लाइनें अनइम्पॉर्टेंट भी होती है, तो वो सब मैंने रिमूव करके काम की बातें आपके लिए लाया हूं। अच्छा जी, दे आर फाउंड इन वार्म एंड ट्रॉपिकल वाटर्स, जो भूमध्य रेखा के आसपास वाला पानी है और जो थोड़ा गर्म होता है उसमें ये पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है, क्या ठंडे एरिया में पाए जाते हैं, क्या टेम्परेट एरिया में पाए जाते हैं, क्या हायर लैटिट्यूड में पाए जाते हैं? तो आपने कहना नहीं, लोअर लैटिट्यूड में, ट्रॉपिकल वाटर्स में, और जो कि थोड़ा वार्म होता है। प्राइमरली इन द पैसिफिक एंड इंडियन ओशियंस, ठीक है जी, पैसिफिक और इंडियन ओशियन में ज्यादा पाए जाते हैं, बट आल्सो इन द वार्म वाटर्स ऑफ द अटलांटिक ओशियन, अगर अटलांटिक ओशियन का गर्म पानी है तो उसमें भी ये पाए जाते हैं। These turtle and the related कैंप रिडली टर्टल्स, ये वाले और उसी से संबंधित दूसरे वाले कौन है? कैंप, ऑलिव रिडली एंड कैंप रिडली टर्टल्स, क्या है जी? इनकी एक प्रॉपर्टी है, वो क्या है? आर बेस्ट नोन फॉर देयर यूनिक सिंक्रोनाइज्ड मास नेस्टिंग कॉल्ड एडिवाडास। तो ये ना क्या करते हैं, इकट्ठे होकर कितने लार्ज अमाउंट में इकट्ठे नेस्ट बनाते हैं, समुद्र के किनारे पर ये अपने घोंसले बनाते हैं,
घोंसले का मतलब घास फूस वाला घोंसला नहीं, जहां घोंसले का मतलब है मिट्टी रेत के अंदर ऐसा घोंसला सा बनाकर अपना, और वहां अंडे देते हैं, मास नेस्टिंग बनाते हैं, और वहां कितने अंडे देंगे, where thousands of females come together on the same beach to lay eggs, वहां अंडे देती हैं। ठीक है जी। large number of these turtles migrate every winter to Indian coastal waters, इंडिया के खास तौर पर उड़ीसा वाले कोस्ट में, गहीर मठ वगैरह ये वाले कोस्ट में इस वाले तट में आते हैं, और वहां पर क्या करते हैं, मास नेस्टिंग करते हैं, ठीक, और अंडे देते हैं एट द ईस्टर्न कोस्ट। ठीक है जी। तो अब आप जरा सोचो, जब एकदम इतने आए और आपने कुछ कोस्टल एरिया में प्रदूषण कर दिया, जब वहां पर आपने कुछ कंस्ट्रक्शन बना दी तो नेचुरल सिस्टम को खराब कर दिया, तो एकदम इनकी संख्या कम हो रही थी। तो फिर अब सरकार क्या कर रही है, काफी कंजर्वेशन एफर्ट लेकर आ रही है इनके लिए, ताकि हम वहां की जो नेचुरल इकोसिस्टम है, एनवायरनमेंट है, उसको मेंटेन रखें। अब इसके कारण क्या हुआ, इनकी ऑलिव रिडली टर्टल्स की संख्या बढ़ रही है, पहले कम हो रही थी क्योंकि एकदम इंसान का इंटरफेरेंस ज्यादा हो गया था, तो ये बेचारे अपने अंडे नहीं दे पाते थे, अगर दे भी दिए तो वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाते थे, नष्ट हो जा रहे थे। अच्छा जी, ठीक है जी। तो आगे है जी इंडियन क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, मगरमच्छ को कंजर्व करना है। इट वॉज लॉन्च्ड इन 1975 इन वेरियस इंडियन स्टेट्स टू कंजर्व क्रोकोडाइल्स। तो ये तो सीधा ही है। हाँ, क्वेश्चन आ सकता है क्या क्रोकोडाइल के ऊपर भी प्रोजेक्ट है? यस है। आगे है जी प्रोजेक्ट हंगुल। हंगुल क्या है, इंपॉर्टेंट है जी। हंगुल क्या है? द कश्मीर स्टैग, इसको कश्मीर स्टैग भी कहते हैं, आल्सो नोन एज हंगुल, नेटिव टू नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में पाया जाता है। पंजाब साइड इसको पाड़ा भी कह देते हैं, पाड़ा टाइप। हाँ देखो ऐसे होते हैं, बड़े बड़े देखो सींग है इसके। ठीक है जी। इट इज अ सब स्पीसीज ऑफ सेंट्रल एशियन रेड डियर, तो सेंट्रल एशिया में पाया जाने वाला लाल हिरण उसी की सब स्पीसीज है जी। प्रोजेक्ट हंगुल एम्ड एट कंजर्वेशन ऑफ दिस कश्मीरी स्टैग। तो ये क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसे इनडायरेक्टली पूछ लेंगे कि वो सेंट्रल एशियन रेड डियर की सब स्पीसीज है और उसको लोकल लैंग्वेज में हंगुल भी कहते हैं, तो ये कहाँ पाया जाता है? पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, जम्मू, ऐसे कुछ एरिया दे देंगे आपको, तो आपने कहना है यस जम्मू और कश्मीर, कश्मीरी स्टैग ऐसे। तो आपने एक लाइन में ध्यान से पढ़ना है इसको। द कश्मीर स्टैग इज आल्सो कॉल्ड हंगुल। ठीक है, अच्छा जी, ये बात हो गई। इट इज द स्टेट एनिमल ऑफ द अर्स्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर। तो जब जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट था तो तब वो इसका क्या था, स्टेट एनिमल था हंगुल, कश्मीरी स्टैग। ठीक है जी। तो अगर आपके पास ये नोट्स हैं, आप सिंपल ना देखिए, होता क्या है कि सुनने में सब अच्छा लगेगा पर आपको याद नहीं रहेंगी चीजें, तो कोशिश करो पॉज कर करके लाइन लिखते जाओ। जब आप लिखोगे, क्योंकि मैटर इतना ज्यादा नहीं है, नोट्स इतने ज्यादा नहीं होते, तो जब आप हाथ से लिखोगे तो आप थकोगे भी नहीं, कम थकोगे और चीजों को ज्यादा ग्रैस्प करोगे। ऐसे पढ़ोगे तो आपको सब लगेगा हाँ मुझे आता है, एग्जाम में जाकर आप भूल जाओगे। आगे है जी कैप्टिव ब्रीडिंग, थोड़ा हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कैप्टिव भी हमने प्रजनन करवाना है। कैप्टिव मतलब खुद से कुछ ऐसी फैसिलिटियां देकर उनको, उस स्पीसीज के मेल फीमेल को इकट्ठे लाकर कंट्रोल्ड कंडीशन में उनकी ब्रीडिंग करवानी है। कैप्टिव ब्रीडिंग मींस दैट मेंबर्स ऑफ ए वाइल्ड स्पीसीज आर कैप्चर्ड, पहले हम उनको कैप्चर करते हैं, देन ब्रेड उनकी प्रजनन करते हैं, एंड रेज्ड तो जो बच्चे पैदा हुए उनको पालते हैं इन ए स्पेशल फैसिलिटी में अंडर द केयर ऑफ वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट एंड अदर एक्सपर्ट। तो जो एक्सपर्ट होते हैं उनकी देखरेख में उनको फिर पाला जाता है जो बच्चे पैदा हुए। Bringing an animal into captivity may represent the last chance to preserve a species in the wild in these situations। तो आप ये मान के चलो कि यार भी कुदरती रूप से जंगल में, जहां बाहर वाइल्ड में
ये अपने आप में बहुत कम रह चुके हैं, तो इसलिए इनको हम पकड़कर कंट्रोल्ड कंडीशन में इनका प्रजनन करवा रहे हैं। तो बेसिक किस चीज का है ये सिंबल कि वो स्पीसीज बहुत कम रह गई है। आगे है जी चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट, पेड़ के साथ ना जनता ऐसे चिपक गई थी, तो पेड़ काटे जा रहे थे, तो जनता ने क्या किया था, पेड़ को ऐसे हग कर लिया था कि पहले हमको मारना है तो हम पेड़ काटने नहीं देंगे। सुंदरलाल बहुगुणा यहाँ के लीडर थे। इन 1974 क्या हुआ, इन रेनी विलेज ऑफ चमोली डिस्ट्रिक्ट, कहा आज के टाइम का उत्तराखंड, पीपल प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिफॉरेस्टेशन बाय द कॉन्ट्रैक्टर्स। तो ठेकेदार क्या कर रहे थे, जंगल काट रहे थे, तो जनता ने प्रोटेस्ट किया। दे हग्ड, उन्होंने ऐसे गले लगा लिया किसको, ट्रीज को, टू स्टॉप द कंट्रैक्टर्स फ्रॉम कटिंग द ट्रीज, ताकि ठेकेदार कंट्रैक्टर पेड़ों को ना काट सके। दे वर क्लेमिंग फॉर देयर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट राइट्स, वो कह रहे थे कि हम इस जंगल में रहते हैं, इसलिए परंपरा के अनुसार इस जंगलों पर हमारा अधिकार है। देयर एफर्ट्स फोर्स द अथॉरिटीज टू स्टॉप द कटिंग ऑफ ट्रीज। ये बड़ी बात है कि उनके इस एफर्ट के कारण जो अथॉरिटीज थी उन्होंने वहां के पेड़ काटने बंद कर दिए, स्टॉप कर दिया। तो एक प्रकार से जनता की विजय थी, ठीक है। देयर एक्शन इंस्पायर्ड सेवरल अदर ग्रासरूट्स लेवल एक्शंस इन द रीजन, इससे फिर कई दूसरे लोगों को भी इंस्पायरेशन मिली और उन्होंने भी ऐसा ही किया। ऑल दिस लेड टू चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज टुवर्ड्स फॉरेस्ट एंड अपॉन फेलिंग ऑफ ट्रीज वर स्टॉप्ड इन सेवरल एरियाज। तो गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी और कई एरिया में पेड़ काटने बंद कर दिए। इन इंडिया द फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड इवेंट ऑफ चिपको मूवमेंट इज ट्रेस्ड बैक इन 1730। तो ये क्वेश्चन आएगा कि आज चिपको मूवमेंट अपने आप में पहली मूवमेंट थी, तो आपने कहना नहीं, ऐसी मूवमेंट पहले भी हो चुकी है। तो अगर हम कहें कि सिर्फ डॉक्यूमेंट की बात करें जिसका रिकॉर्ड हमें मिलता है, तो ऐसा कौन सी थी, 1730 में खेजरली विलेज था जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में, खेजरली राजस्थान। हेयर जहां पर क्या हुआ था, 363 बिश्नोई कम्युनिटी के लोगों ने क्या कर दिया था, अंडर द लीडरशिप ऑफ अमृता देवी के नेतृत्व में क्या कर दिया, सैक्रिफाइस देयर लिव्स व्हाइल प्रोटेक्टिंग खेजरी ट्रीज बाय हगिंग देम। तो खेजरी ट्री वहां के पेड़ होते हैं और बिश्नोई कम्युनिटी ना मानी जाती है कुदरत की रिस्पेक्ट करने में, कुदरत के साथ पूरा प्रॉपर संतुलन बनाकर चलती है और अपने जीव जंतुओं की और पेड़ों की काफी रिस्पेक्ट करती है, उनको पूजती है। तो हुआ क्या था कि जहां सरकार ये पेड़ काट रही थी, तो देखो 368 बिश्नोईज, ये कम संख्या नहीं होती, इन्होंने मरना मंजूर कर लिया, ठीक है। इनकी लीडर कौन थी, अमृता देवी, इन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी, इतने बंदों ने भी हम अपने खेजरी ट्री को नहीं काटने देंगे, उनको पकड़ के रखा, हग उनको उनके साथ लिपटे रहे और जान तक दे दी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। तो क्वेश्चन आएगा, क्या चिपको मूवमेंट अपने आप में पहली मूवमेंट थी, कहना नहीं, इससे पहले भी हो चुकी थी और सबसे फेमस है जो डॉक्यूमेंटेड है, बिश्नोई कम्युनिटी ने 400 के करीब लोगों ने अपना बलिदान दिया था। These खेजरी ट्रीज आर कंसिडर्ड सैक्रेड बाय बिश्नोई कम्युनिटी। तो बिश्नोई कम्युनिटी इनको बहुत पवित्र मानती है, इस ट्री को। आगे है जी एपीको मूवमेंट। ये कहाँ की है, ये चिपको मूवमेंट से इंस्पायरेशन लेते हुए बाद में कर्नाटका में भी ऐसी ही मूवमेंट आई थी और कन्नडा में चिपको को कहते हैं, हगिंग को कहते हैं एपिको, तो इसलिए उसको कह देते हैं एपिको मूवमेंट कर्नाटका में, ठीक है जी। टेकिंग इंस्पायरेशन फ्रॉम द चिपको मूवमेंट ऑफ हिमालयस, विलेजर्स ऑफ कर्नाटका लॉन्च्ड ए सिमिलर मूवमेंट टू सेव देयर फॉरेस्ट। तो ये कर्नाटका के लोगों ने ऐसी मूवमेंट लॉन्च की थी। तो एपीको मूवमेंट कहाँ की हुई, कर्नाटका की। हगिंग को क्या कहते हैं वो कन्नडा में, एपीको, ठीक है जी। ठीक है जी, इसके साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है जी। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया, नमस्कार।